हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आजकल हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हम जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी इस मुल्क में राजुल अमल है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी चलता है इस मुल्क में, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब उस कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने कल बात की थी, हमने बताया था कि इसके 280 आर्टिकल्स हैं, 12 इसके पार्ट्स हैं। तो आज हम इनके जो फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर दिया था, आज हम इनका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, सेकंड पार्ट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखें, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये होते क्या हैं, ठीक है ना। इस फंडामेंटल राइट्स में आप थोड़ा सा इसको समझिए। फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स और अवेलेबल अगेंस्ट अनलॉफुल स्टेट एक्शंस। जो भी अनलॉफुल एक्शंस होंगे उनको वो प्रोटेक्ट करेगी आपको। देयर पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। सारी चीज़ें आ गई आपकी, आपको प्रोटेक्शन करेगी, आपकी लिबर्टी, आज़ादी, आपकी इज्जत और एक जैसे शहरी और मसावत। और उसके बाद आपका जो इतने भी लोग हैं यहाँ पे इस मुल्क के, सबको बराबरी के साथ आपकी स्टेट देखती है। ये तो है फंडामेंटल राइट्स, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 2 है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आर्टिकल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सिर्फ ये बताया गया है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, लेकिन ये आपको बताता है कि ये फंडामेंटल राइट्स को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। ये डिफेंस आपकी जो स्टेट है उसको डिफाइन करता है। Define the states includes the federal government, provincial government, parliament, provincial assemblies, local authorities, stationary bodies exercising government function। ये सारे के सारी जो आपकी स्टेट्स जो ऑर्गन्स हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब फंडामेंटल राइट्स आ गए आपके पास। तो आर्टिकल 8 आपका लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। ऐसा कोई लॉ नहीं बन सकता। एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इज वाइड टू द एक्सटेंट इन इनकंसिस्टेंसी, ठीक है ना। कोई भी ऐसा लॉ बन ही नहीं सकता जो आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। ऐसा कोई कानून इस मुल्क में नहीं बन सकता, ऐसा कोई लॉ और है ही नहीं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है। उसके बाद आर्टिकल 9 हमें बताता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट द अकॉर्डेंस विद द लॉ। इम्पॉर्टेंस, प्रोटेक्ट राइट टू द लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, ठीक है ना। सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, हर बंदे की स्टेट को सिक्योरिटी करनी है, और हर स्टेट की जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द पीपुल, ठीक है ना। उनकी जो एसिड्स हैं उनकी भी उनको हिफाजत करनी है, और उनकी भी उनको हिफाजत करनी है, ठीक है। ये तो आपका जो है प्रॉब्ली इन्वोक होता है। अक्सर आप देखते हैं कि लोग इसके लिए प्लीड करते हैं कोर्ट्स में। आर्टिकल 10 सेफगार्ड टू द अरेस्ट एंड डिटेंशन। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। कोई भी पुलिस वाला आपके पास, जब तक उनके पास कोई वो आता है, तो आपको सबसे पहले अरेस्ट वारंट दिखाता है कि मैं आपको किस लिए अरेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे वो अरेस्ट नहीं कर सकता है। इज नो बडी टू अरेस्ट यू अनलेस उनके पास कोई शवाहिद हो और कोई ठोस बुनियाद हो। अगर आपको वो दिखाता है अरेस्ट वारंट, देन ही हैज राइट टू अरेस्ट यू, अदरवाइज ही इज नॉट एबल टू अरेस्ट यू, ही कैन नॉट अरेस्ट यू। और अगर वो ऐसे अरेस्ट करता है, यू कैन गो अगेंस्ट हिम। कोई पुलिस वाला आपको इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद अगर कोई अरेस्ट हो गया है, वो कोई भी हो, राइट टू कंसल्ट लायर, लायर के साथ वो कंसल्ट कर सकता है। और प्रोडक्शन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने आना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन, ये सारी हमारे जो आइन है उसमें लिखा हुआ है कि इलीगल डिटेंशन नहीं हो सकती, आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास तो देखिए मिसिंग पर्सन भी होते हैं, लेकिन ये अनलॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको इजाज़त नहीं देता। होता है क्या, ये फिर क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है कि अगर हमारे लोग इस पे सोचें
अगर कोई लायर है तो वो इस पे लिख भी सकता है, आर्टिकल भी लिख सकता है। मेरी जो मैं स्पेशली गुफ्तगू करता हूँ ऐसे वकीलों के साथ, जो वकील या जो बच्चे, जो आने वाले वकील, फ्यूचर्स वाले, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन नहीं रहती, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। वो बस उनको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है, तो वो कहीं मुंशी बन जाते हैं या किसी सरकारी जॉब के लिए। मैं सिर्फ ऐसे बच्चों को पसंद करता हूँ, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडी, हु कैन लर्न द थिंग्स, और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके पास एक बहुत अच्छा चैम्बर हो और वो काम करें, ह्यूमन राइट्स पे काम करें। और ऐसे वकील जो है वो पैदा हों कि नाम अपना काम जो है अपने मुल्क और अपने सूबे का बनाएं। तो ऐसे वकील जो हैं वो इन चीज़ों को पढ़ें, समझें। जब समझेंगे शुरू से तो वो अच्छे वकील ही बन सकते हैं। आगे चलते हैं। ये अब आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल इंसर्ट द थ्रू द 18th अमेंडमेंट। जब 18th अमेंडमेंट इस मुल्क में आई तो क्या हुआ, ये गारंटीज हो गई कि आपके पास, आपको फेयर राइट मिलेगा किसका, ट्रायल का। अब कोर्ट में कोई ट्रायल है तो उसके पास फेयर राइट होगा। लेकिन आपको पता है जो 27 अमेंडमेंट के बाद कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, लेकिन दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक। अभी तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर का क्लास है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखें, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन आप जब फैसले पढ़ते हैं, प्रोसीडिंग पढ़ते हैं, हमारी कोर्स में क्या होता है और प्रैक्टिकली हमारे मुल्क में क्या होता है, ये अगेन जो है क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है। यू नीड टू थिंक ऑन ऑल दीज थिंग्स कि हमारे मुल्क में क्या होता है और हमारा कानून हमें क्या कहता है। ये फेयर हेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन, और इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल होने चाहिए, द प्रिवन स्ट्रेंथ एक्सेस टू द जस्टिस, ठीक है। जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ शुड बी सीन, ठीक है ना। सिर्फ ये इंसाफ नहीं, इंसाफ देखना भी चाहिए। आर्टिकल 11 के तहत स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर, ये सब को जो है वो मना करता है, प्रोहिबिट करता है। स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई गुलामी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, बच्चों को भी अगवा किया जाता है, जो सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, और बच्चे जो है वो उनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, बाहर ले जाते हैं। फोर्स्ड लेबर, जो हमारा बॉन्डेड लेबर है, उसकी बात हो रही। चाइल्ड लेबर इन द फैक्ट्रीज एंड हजार्डस ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा वो काम कर रहे होते हैं, कहाँ पे, ऐसे ऐसे वर्कशॉप पे काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े पाने उनको पकड़े होते हैं, या ऐसी ऐसी जगहों पे काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज में, जो हजार्डस हैं, जिसपे कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चे जो हैं वो भाग नहीं सकते, तो वो शिकार हो सकते हैं। या सम टाइम आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे होता है जहाँ पे आपके पास कोई सेफ पैसेज नहीं दिया जाता, या उन पे कोई आपके पास फायर फाइटर्स नहीं होते। तो ऐसी जगह पे बच्चों को काम कराना, वैसे तो बच्चा काम कर भी नहीं सकता, 18 ईयर्स तक उन बच्चे को काम करना ही नहीं है, लेकिन ऐसी हजार्डस जगह पे कोई भी काम नहीं कर सकता। तो चाइल्ड लेबर जो है वो किसी भी जगह पे काम नहीं कर सकता, ना सिर्फ हजार्डस, बट किसी भी जगह पे 18 साल तक बच्चे को काम करना मना है। हमारे मुल्क में क्या होता है, ये अगेन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है, लेकिन कानून में लिख दिया गया है। क्योंकि जो चाइल्ड है उसकी डेफिनेशंस में आप देखेंगे तो 18 साल तक, जो हमारी यूएन कन्वेंशन है उसमें 18 साल की जो तक 18 साल की उम्र तक चाइल्ड ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है आर्टिकल 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आपके पास कोई बंदा है जिसने कोई गुनाह किया है, आगे चलकर आप ऐसा कानून बना दें या कि अब ये जो है पनिशेबल गुनाह है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाकर उसको नहीं लग सकता। आगे अगर कोई इस तरह का कोई क्राइम करता है तो वो लग सकता है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी कानून नहीं लग सकता, ठीक है ना। अगर आपने कभी कुछ किया हो तारीख में और उसके बाद जैसे बहुत सारे लॉ बन गए हमारे पास, आप कहें कि अब ये लॉ हम आपको इन्वोक करते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ, जैसे आपके पास अभी साइबर लॉ बड़े खतरनाक किस्म के पीका जैसे आ गए हैं। आपने पीका से पहले कोई इस तरह का काम किया हो, वो खुदा ना खास्ता किसी से अगर हुआ है, तो ये नहीं हो सकता कि पीका अब 2018 से शुरू हो जाए और आपको इन्वोक करे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2018 ने
ये नहीं था आपी का, ठीक है। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये नहीं हो सकता, कोई भी इस तरह की चीज आपके पुराने किसी गुनाह या कोई क्राइम के में वो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसको इसको भी प्रोटेक्ट करता है, 12 आर्टिकल आपको बताता है। Article double punishment and the self-incrimination provides the protection against the double jeopardy self-incrimination. A person cannot be tried twice for the same offense after acquittal or the conviction. एक दफा आपको सजा आपने भुगत दी है, ये नहीं हो सकता उसी गुनाह में दूसरी सजा भी दी जाए, ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो ये भी आपको जो आर्टिकल 13 है आपको इस पे प्रोटेक्शन देता है। तो ये ऐसे कानून है जो आप देखेंगे ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि किसी बंदे के साथ कोई गैर ज़रूरी मतलब है कि किसी की सज़ा तो किसी को नहीं हो रही, या फिर ट्रायल अगर किसी को नहीं मिल रहा, तो ये सवाल हैं बहुत सारे। तो आपको बताए ना, इसीलिए कभी कोई भी पुलिस वाला किसी वकील पे हाथ नहीं डालता, क्योंकि ही नोस कि आपको कैसे पकड़ सकता है। वैसे अगर कोई वकील नहीं है उसको कोई भी पकड़ सकता है, पुलिस वाला धमका भी सकता है, लेकिन वो वकील को नहीं पकड़ सकता, बिकॉज ही नोज द थिंग्स। उसको लॉ का पता होता है कि हाउ समबडी कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। सवाल कर सकता है कि आप वारंट दिखाओ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस वाले को खुद को भी इतनी चीज़ें नहीं पता होता, तो हाथ नहीं डाल सकता, कल उसके अपने गले में चीज़ें पड़ जाए। तो आगे चलते हैं। आर्टिकल 14 इनवायोबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द मैन, ठीक है। तो ह्यूमन डिग्निटी आपको हमेशा उसका ख्याल रखना है। ह्यूमन डिग्निटी आपको किसी की डिग्निटी के खिलाफ, इज्जत के खिलाफ कोई ऐसी काम नहीं करना। प्राइवेसी ऑफ द होम, ये देखिए ये बहुत ही मतलब है कि इलीगल चीज़ है, लोगों की प्राइवेसी पे लोग इंटरफेयर करते हैं आजकल, कैमरे और पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, तो ये नहीं कर सकते। आपके घर में क्या हो रहा है तो नोबडी हैज़ राइट टू उसको जो है वो रिकॉर्ड करे, तो ये किसी के लिए नहीं है, ये हमारे कानून में लिख दिया गया है, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। टॉर्चर फॉर एक्सट्रैक्टिंग द एविडेंस इज प्रोहिबिटेड, ये भी हमारे कानून में है कि पुलिस मार नहीं सकती आप, क्योंकि आप उसको कहें कोई आप एविडेंस दे, आप उनको मारें और उस पर टॉर्चर करें, नहीं हो सकता। इस पे कोई भी किसी किस्म के कोई टॉर्चर जो है वो अलाउ नहीं है। उसका कोई एविडेंस निकालने के लिए, कोई उससे बात करवाने के लिए आप उन पे टॉर्चर करें, इट्स नॉट अलाउड, इट्स रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट होता क्या है। अगेन दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक ऑन दीज लाइन्स, कि हमें क्या करना चाहिए जब आप लिखते हैं, जब आप पढ़ाते हैं। सो यू हैव टू टेल योर स्टूडेंट द बोथ थिंग, द क्रिटिकल थिंकिंग, द क्रिटिकल ग्राउंड्स एंड द थिंग्स दैट हैज बीन हैपनिंग इन आवर कंट्री, ठीक है ना। जो हमारे मुल्क में होता रहा है या हो रहा है वो भी आपको बच्चों को बताना है, और क्रिटिकल भी आपको बताना है कि होना तो इसी तरह चाहिए। आइडियल सिचुएशन भी आपको बतानी है कि भाई ये आर्टिकल तो आपको ये बचाता है, ये आर्टिकल आपको इस तरह की आपकी प्रोटेक्शन करता है, जैसे उनको पता चले कि वो आगे अगर वकील बन रहे हैं तो दे शुड नो देयर राइट्स, ठीक है ना। तो ये फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, एवरी सिटीजन में मूव फ्रीली थ्रू आउट द पाकिस्तान, आप कहीं भी मुल्क सकते हैं, रिजाइड एनीवेयर, कहाँ भी रह सकते हैं, सेटल एनीवेयर, सब्जेक्ट टू रीजनेबल लीगल रेस्ट्रिक्शन। ये कभी कभी होता है कि आपको सूबा बदर कर देते हैं या आपको सूबे से आगे जाने नहीं देते, ये स्टेट करती है इन सच सिचुएशन, जब आप कहीं जाते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ इस तरह की चीज़ आपके पास आपने की है, या कोई पॉलिटिशियन या कोई रिलीजियस लीडर, तो वो होता रहता है, ठीक है ना। तो ये था आज का, क्योंकि हमने इसको कोशिश की है कि फंडामेंटल राइट्स को हम समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स 8 से लेकर 28 तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। तो आज हम 15 तक पहुंचे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे, तो हमें सारे आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने हैं, ये बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो एक अच्छा वकील बनना चाहता है। जो अच्छे वकील बनना चाहते हैं दे शुड एटलीस्ट नो देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे मुल्क में, ठीक है ना, चल रहा है। तो लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वेबसाइट को भी चेक करें, बहुत सारी चीज़ आपको स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट्स और वकला हज़रात के लिए और ख़वातीन के लिए, जो भी है बच्चे और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ मौजूद है, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।